फॉरेन पॉलिसी ऐसी चीज है जो सुनने और देखने में तो काफी आसान लगती है। घर बैठे बैठे कमेंट करना या ये कह देना कि मोदी सरकार ये क्यों नहीं कर रही है, ये बहुत ही आसान होता है। लेकिन पर्दे के पीछे कई सारे दबाव, कई तरह के दाव पेच खेले जाते हैं जिनका सरकार को ध्यान रखना होता है, क्योंकि सामने ऐसे देश होते हैं जो लगातार बदलती जियोपॉलिटिक्स में अपनी डिप्लोमेटिक प्रायोरिटीज अचानक से ही बदलकर यू टर्न मारने में समय नहीं लगाते हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका पीस डील में पाकिस्तान जिस मीडिएटर के रोल में, जिसको अपनी डिप्लोमेटिक जीत बताकर दुनिया भर में क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा था, अमेरिका और ईरान के एक नए फैसले ने पाकिस्तान को एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक सेटबैक दे दिया है। अब ऐसा क्या हुआ है जो 28 फरवरी के बाद अमेरिका और ईरान के बीच अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट बताई जा रही है, ये तो हम एक्सप्लेन करेंगे ही, लेकिन साथ में भारत और अमेरिका के ट्रेड एग्रीमेंट के बीच भारत की क्या मांग है जिसकी वजह से ये डील अटक गई है, उससे संबंधित एक अंदर की खबर आ रही है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में बांग्लादेश ने चाइना जाकर क्या मदद मांगी है उस पर भी बात करेंगे। काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका सिचुएशन के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, अमेरिका और ईरान के बीच जो नेगोशिएशंस चल रही हैं उसमें दो पार्टीज यानी अमेरिका और ईरान के अलावा दो और देश इन्वॉल्व थे, पाकिस्तान और दूसरा कतर। स्टार्टिंग में केवल पाकिस्तान ही इन्वॉल्व था, लेकिन जब प्रोग्रेस नहीं आने लगी, कोई रिजल्ट नहीं आने लगा, तो अमेरिका और ईरान ने कतर के मीडिएशन एफर्ट्स को भी एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि अगर कतर के थ्रू बात बनती है तो वो भी अच्छा है। अभी तक क्या हो रहा था कि ईरान अपना संदेश पाकिस्तान या कतर को बताता था और फिर वो ये संदेश अमेरिका को बताते थे, और जो अमेरिका कतर और पाकिस्तान को बताता था फिर ये आगे जाकर ईरान को बताते थे। यानी डायरेक्ट चैनल्स अमेरिका और ईरान के बीच अभी तक ओपन नहीं थे। अमेरिका और ईरान की डायरेक्ट बात 2-3 बार हुई थी, एक तो पाकिस्तान में, दूसरा स्विट्जरलैंड में, जो कि आमने सामने बैठकर हुई थी। अमेरिका और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव्स जब भी डायरेक्ट नेगोशिएशंस का राउंड कंडक्ट करते हैं, उसके बाद ये अपने अपने देश चले जाते हैं, तो वो पाकिस्तान और कतर के थ्रू ही वहां से बात करते हैं। लेकिन अब ये चीज बदलने जा रही है। 28 फरवरी के बाद अमेरिका और ईरान ने पहली बार आपस में एक कम्युनिकेशन लाइन ओपन करने का फैसला किया है। बीबीसी से लेकर रॉयटर्स, CNN सबने इसके ऊपर रिपोर्ट पब्लिश की है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ये जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइन दोनों देशों के बीच ओपन होने जा रही है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दोनों देशों के बीच डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल शिप्स की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए ही ये दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कम्युनिकेशन लाइन ओपन करने को जियोपॉलिटिक एक्सपर्ट्स इतनी बड़ी घटना क्यों मान रहे हैं, और अब इससे कतर और पाकिस्तान के रोल के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। ये डेवलपमेंट जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइन ओपन करने का मतलब है दोनों कंट्रीज के अधिकारियों के बीच डायरेक्ट फोन कॉल या मैसेजिंग सर्विस स्टार्ट करना, जिसके बाद दोनों देशों के मिलिट्री और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के बीच अब एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर एक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करेंगे। इसके बाद अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दोनों देशों के बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या दोनों देशों के बीच किसी मिलिट्री एक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, तो फिर उस केस में अमेरिका और ईरान अब पाकिस्तान या कतर के थ्रू मैसेज भेजने की बजाय इन दोनों देशों के अधिकारी आपस में एक दूसरे के साथ सीधा डायरेक्ट बात कर लेंगे। इससे डिसीजन लेने का टाइम काफी कम हो जाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलतफहमी की वजह से दोनों देशों के बीच मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का रिस्क भी कम होता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइन स्टार्ट होने से सबसे बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान और कतर इन दोनों के रोल के ऊपर पड़ेगा। अभी तक ये दोनों कंट्रीज अमेरिका और ईरान के बीच मैसेंजर या मीडिएटर का काम कर रही थी, लेकिन डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइन खुलने के बाद हर छोटी बात के लिए इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इमरजेंसी सिचुएशन या किसी बड़े इंसिडेंट को इमीडिएटली हैंडल करने के लिए अमेरिका और ईरान सीधा एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर लेंगे, तो इससे टाइम भी बचेगा और ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन जल्दी से हैंडल हो पाएगी। बड़ी बात यह है कि अब पाकिस्तान और कतर की इंपॉर्टेंस पहले के मुकाबले काफी कम होने वाली है। इसका सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को लगने वाला है, क्योंकि कतर के एफर्ट्स जेन्युइन लग रहे थे, जबकि पाकिस्तान के एफर्ट्स क्रेडिट लेने के लिए लग रहे थे। और हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये दोनों ही स्विट्जरलैंड में पहुंच गए ताकि पाकिस्तान को ड्यू क्रेडिट मिले। इसके बाद एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान और कतर का रोल पूरी तरह से खत्म हो गया है, तो इसका जवाब है ना। पाकिस्तान और कतर अभी भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि अभी तो अमेरिका और ईरान ने कहा है कि वो केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुद्दे के ऊपर ही ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइन ओपन कर रहे हैं, ना कि ओवरऑल नेगोशिएशंस के लिए। हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ अमेरिका इसी कम्युनिकेशन चैनल के जरिए दूसरे मुद्दों के ऊपर भी ईरान के साथ बात करने की कोशिश करे, या दोनों देश बात कर भी लें, दूसरे इश्यूज भी यहीं से डिस्कस कर लें, लेकिन वो टाइम के साथ पता चलेगा। अमेरिका और ईरान इस समय पाकिस्तान और कतर को कम्प्लीटली बीच से बाहर निकालने का काम इसलिए नहीं करेंगे
क्योंकि अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइन में मतभेद आता है, किसी कारण से डायरेक्ट चैनल एक पार्टी बंद कर देती है, तो दोबारा पाकिस्तान और कतर की मदद से ही आगे की नेगोशिएशंस कंडक्ट होंगी। उदाहरण के लिए अगर कल को इजराइल फिर से ईरान के ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक स्टार्ट कर देता है, तो फिर ईरान ये कहकर कम्युनिकेशन लाइन बंद कर सकता है कि अमेरिका ने इजराइल को रोका नहीं। इसलिए पाकिस्तान और कतर अभी भी कम्प्लीटली पूरी तरह से पिक्चर से बाहर नहीं है, लेकिन ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइन स्टार्ट होने से पाकिस्तान और कतर की इंपॉर्टेंस अब पहले से थोड़ी सी कम हो जाएगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। हमने आपको बताया था कि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीन भारत आए हैं और इन्होंने पीयूष गोयल सर के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस का एक फ्रेश राउंड कंडक्ट किया है। इससे पहले जून के महीने के स्टार्टिंग में भी अमेरिका से ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स का एक डेलीगेशन भारत आया था। पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स काफी फ्रीक्वेंटली मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी दोनों देशों के बीच ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बात नहीं बन पा रही है। अब अंदर की बात क्या है ये तो खैर पता नहीं, लेकिन भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सर ने पहली बार एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट इशू करके ये इशारा कर दिया है कि आखिरकार दोनों देशों के बीच ये डील अटक कहां रही है। डेक्कन हेराल्ड, द टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे ने भी इसके ऊपर रिपोर्ट पब्लिश की है। पीयूष गोयल सर ने जानकारी दी है कि दोनों देशों के बीच इस समय सबसे बड़ा मुद्दा टैरिफ का नहीं है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का है। भारत ने अमेरिका से साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका ऐसा फ्रेमवर्क बनाए जिससे भारत को अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले एक क्लियर कॉम्पिटिटिव एज मिले। जब तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का फ्रेमवर्क भारत के लिए फाइनलाइज नहीं किया जाएगा, तब तक भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। यानी भारत की कंडीशन बिल्कुल क्लियर है, केवल एग्रीमेंट साइन नहीं करना, बल्कि हमको एक ऐसा एग्रीमेंट चाहिए जिससे भारत को दूसरी कंट्रीज के मुकाबले रियल बेनिफिट मिले। पीयूष गोयल सर ने यह भी बताया कि पहले फेज के फ्रेमवर्क में भारत को अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में लगभग 18% का कंपैरेटिव एडवांटेज मिल रहा था। मतलब भारत के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ या ट्रेड कंडीशंस आसियान कंट्रीज, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के कंपैरिजन में ज्यादा फेवरेबल थी। इन सभी कंट्रीज से भारत के ऊपर कम टैरिफ थे, इसी वजह से भारत उस एग्रीमेंट में इंटरेस्टेड था। लेकिन अब जब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के स्वीपिंग टैरिफ्स को स्ट्राइक डाउन कर दिया है और एडिशनल टेम्परेरी ड्यूटी भी 24 जुलाई को खत्म हो रही है, इसके कारण वो पहले वाला पूरा फ्रेमवर्क ही बदल गया है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी देश बराबर आ गए हैं, जिससे वो पहले वाला एडवांटेज जो भारत को मिल रहा था वो हमारे लिए खत्म हो गया है। हर ट्रेड एग्रीमेंट में थोड़ा गिव एंड टेक होता है, भारत भी कुछ कंसेशंस देगा और अमेरिका भी देगा, लेकिन भारत किसी भी कीमत के ऊपर ऐसी डील नहीं करेगा जहां पर भारत के कॉम्पिटिटर्स को भी वही बेनिफिट मिल रहे हो जो भारत को मिल रहे हैं। ये कहना है पीयूष गोयल सर का। आसान भाषा में समझा जाए तो भारत ने अमेरिका के सामने कंडीशन रखी है कि आसियान कंट्रीज, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो भारत के कंपटीशन में रीजन के बाकी देश हैं, हमें इनसे कम टैरिफ चाहिए, इनके ऊपर एडवांटेज चाहिए। अगर अमेरिका इंटरेस्टेड है तो ठीक है, वरना भारत किसी भी जल्दबाजी में ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ये कहना है पीयूष गोयल सर का। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि भारत रीजन के बाकी देशों के मुकाबले अपने लिए सबसे कम टैरिफ क्यों चाहता है, इसके भारत को क्या फायदे होंगे। मसला ये है कि अगर अमेरिका भारत के प्रोडक्ट्स के ऊपर आसियान कंट्रीज, बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका के कंपैरिजन में कम टैरिफ लगाता है, तो नेचुरली भारतीय प्रोडक्ट्स अमेरिकन मार्केट में सबसे सस्ते जाएंगे। जब प्रोडक्ट ही सस्ते होंगे तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ेगी, नई इन्वेस्टमेंट आएंगी, लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी। दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनीज भी भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेंगी और जो पहले से आसियान, बांग्लादेश, पाकिस्तान इन सब कंट्रीज में उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, उनको भी शिफ्ट करके भारत में लाएंगी, क्योंकि उनको पता होगा कि भारत में यहाँ से अमेरिका को एक्सपोर्ट करने पर उनको दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में कम टैरिफ देना पड़ता है। इसलिए भारत अपने रीजन के बाकी देशों के मुकाबले कम टैरिफ डिमांड कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं बांग्लादेश और चाइना के बारे में। इसमें अब भारत का भी एंगल है। जैसा कि आपको पता होगा, बांग्लादेश के न्यू प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपने पहले विदेशी दौरे के ऊपर गए हैं। पहले वो मलेशिया गए और एट द एंड वहां से चाइना गए हैं। चाइना में तो खैर बांग्लादेश ने कई सारे एग्रीमेंट और डील साइन किए हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है ब्रिक्स संगठन और एससीओ संगठन की मेंबरशिप के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर व्योन वर्ल्ड इज वन न्यूज का आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश ने ब्रिक्स संगठन और एससीओ संगठन की मेंबरशिप के लिए अब चाइना से मदद मांगी है और बांग्लादेश दोनों ही संगठनों को ज्वाइन करना चाहता है। और तारिक रहमान की विजिट के दौरान चाइना ने अनाउंस किया है कि ब्रिक्स संगठन और एससीओ ग्रुप की मेंबरशिप बिड के लिए चाइना आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा, यानी बांग्लादेश का समर्थन करेगा। नेक्स्ट टाइम जब भी ब्रिक्स या एससीओ में नए मेंबर्स को जोड़ने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, उसमें चाइना अपनी तरफ से बांग्लादेश का नाम पुश करेगा। ये चाइना ने अनाउंस किया है। ब्रिक्स और एससीओ दोनों ही संगठन में इस समय ऑलरेडी 10-10 मेंबर्स हैं।
लेकिन चाइना चाहता है कि इनमें और भी देशों को ऐड किया जाए ताकि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को काउंटर करने के लिए और देश एक साथ इकट्ठा हों। अब बांग्लादेश का आर्गुमेंट ये है कि ब्रिक्स में 10 में से 4 देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी बांग्लादेश से भी कम है। बांग्लादेश की जीडीपी इस समय $510 बिलियन के आसपास है और ब्रिक्स के अंदर साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ईरान और इथियोपिया, इन चारों देशों की जीडीपी बांग्लादेश से भी कम है। इसलिए बांग्लादेश का कहना है कि वो भी ब्रिक्स की मेंबरशिप डिजर्व करते हैं। ऐसे में चाइना हमारी एंट्री करवाने में मदद कर ले। हैरानी वाली बात यह है कि इस समय भारत के पास ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है, लेकिन डायरेक्ट भारत को एप्लीकेशन भेजना या भारत से मदद मांगने की बजाय बांग्लादेश ने चाइना से सपोर्ट मांगा है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ब्रिक्स में बांग्लादेश की एंट्री बनती है, हाँ या फिर ना? ब्रिक्स में अब नए देशों को नहीं ऐड करना चाहिए? नीचे कमेंट कर इसके ऊपर आपकी क्या राय है जरूर बताएं।